Assalamualaikum guys. Today the topic of our lecture is terminologies as related to sterilization and disinfection. हम प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस कर चुके हैं कि हाफ ऑफ दी टर्मिनोलॉजीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सी टर्मिनोलॉजीज थी। इन्फेक्शन था, इन्फेक्शन के अलावा एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन था, सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन था, सिस्टेमिक इन्फेक्शन था, डिजीज था, कम्युनिकेबल डिजीज था, एंटीसेप्टिक था एंड इसके अलावा कौन सा टॉपिक था, डिसइंफेक्शन था। आज हम उससे आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। फर्दर प्रोसीड करने से पहले हम एक दो बातों को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मेडिकल के अंदर किसी भी टर्म्स के साथ उसके लास्ट पे अगर NOGY रुचि का वर्ड अगर यूज हो जाए तो उसका क्या मतलब होता है, स्टडी ऑफ। यहाँ पे टर्मिनोलॉजी के साथ रोजी यूज हुआ तो इसका क्या मतलब होगा कि स्टडी ऑफ टर्म्स। टर्म्स कोई भी हो सकती है, वो आगे हम उसको जाके डिस्कस करेंगे। ओके। उसके अलावा स्टीरिलाइजेशन मेडिकल के अंदर किसी भी टर्म्स के लास्ट पे अगर TION शन का वर्ड अगर यूज हो रहा है तो इसका मीन होता है प्रोसेस ऑफ। रोजी का क्या मीन था, स्टडी ऑफ। शन का क्या मीन है, प्रोसेस ऑफ। अब हमें इसके जो टर्म है इसको देखने से हमें ये मालूम हो गया कि ये कोई किसी भी तरह का क्या है, प्रोसेस है। अब कौन सा प्रोसेस है, इसके अंदर क्या चीज होती है, इसको अगर हम देखेंगे कि प्रोसेस ऑफ किलिंग और रिमूविंग ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हमें पता है ना कितनी तरह के होते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है, प्रोटोजोआ भी और सो ऑन हो सकते हैं। अगर हम उनको उनके सपोज के साथ अगर हम उसको किल कर देंगे तो इसका क्या मतलब होगा कि ये क्या है, स्टीरिलाइजेशन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर स्पोर्स क्या होते हैं, किसी को मालूम है कि स्पोर्स क्या होते हैं? ओके। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं अगर जैसे हमें हमारी पसंद की चीज नहीं मिलती तो हम क्या करते हैं, जाके चुप करके सो जाते हैं। ऐसा होता है। बिल्कुल बैक्टीरिया के साथ यही चीज होती है कि जब उनको उनकी फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती तो वो खुद को एक्टिव स्टेट से किस स्टेट में जाते हैं, इनएक्टिव स्टेट में, कि वो जाके अपनी पाबंदगी की हालत में होते हैं, नींद जाके सो जाते हैं। जब उनको उनकी मर्जी की फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो तब वो क्या करते हैं, इनएक्टिव स्टेट से दोबारा एक्टिव में आ जाते हैं। जैसे हमने जितना मर्जी खाना खाया हुआ, जब हमें हमारी पसंद की कोई चीज मिल जाती है तो हम खा ही देते हैं वो चीज, चाहे ज्यादा नहीं खाते कुछ ना कुछ खा लेते हैं ना। बिल्कुल बैक्टीरिया के साथ यही होता है कि हर जो बैक्टीरिया होता है वो स्पोर नहीं बनाता, वो एक्टिव स्टेट से इनएक्टिव स्टेट में नहीं जाता। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जब उनको उनकी मर्जी का इन्वायरमेंट, उनकी मर्जी की ग़िज़ा, न्यूट्रिएंट वगैरह नहीं मिलती तो वो क्या करते हैं, खुद को एक्टिव स्टेट से इनएक्टिव स्टेट में लेके जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो खुद को इनएक्टिव स्टेट में लेके जा सकते हैं। उसके अंदर भी दो तरह के होते हैं, एक वो जिनको अपनी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, मीन टू से दैट वो कौन से होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, वो बैक्टीरिया जो खुद को ग्रो करने के लिए जिनको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही ग्रो करते हैं। जबकि इसके उलट जो होते हैं एनरोबिक बैक्टीरिया। एनरोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जिनको ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती। अब इनकी एग्जांपल में आ जाते हैं कि सर जो एरोबिक बैक्टीरिया है स्पोर्स भी बनाते हैं, उनकी एग्जांपल कौन सी हो सकती है? कोई मुझे बता सकता है कि उनकी एग्जांपल कौन सी हो सकती है? बैसियस। बैसियस जो बैक्टीरिया है वो क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया। वो क्या करते हैं कि जब उसको उसकी मर्जी का इन्वायरमेंट नहीं मिलता तो वो खुद को इनएक्टिव स्टेट में लेके जाते हैं। बैसियस बैक्टीरिया। फिर क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि सर ये बॉडी के अंदर क्या काज करता है, ये जो होता है ये पॉइजन काज करता है। जब हमें फूड पॉइजनिंग वगैरह हो रही होती है वो मोस्टली दो बैक्टीरिया की वजह से हो रही होती है, एक तो एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया में कौन सा, बैसियस, बैसिलस सीरियस होता है। जबकि जो दूसरे होते हैं एनरोबिक बैक्टीरिया, एनरोबिक बैक्टीरिया के अंदर क्लोस्ट्रीडियम होता है, क्लोस्ट्रीडियम भी फूड पॉइजनिंग काज करता है। अब उसके आगे और भी टाइप्स हैं, उनकी टाइप्स में पढ़ने के बजाय हमारी टॉपिक की तरफ आते हैं कि अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मर्जी है, अगर हम उनको उनके एक्टिव सेल के साथ साथ अगर हम उसके जो इनएक्टिव स्टेट है, मीन उसके जो स्पोर्स है, अगर हम उससे भी उसको किल कर देते हैं, कतई कर देते हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, स्टीरिलाइजेशन कहलाएगा। हम करे ओटी में गए थे, वहां पे भी हमने क्या देखा था, ऑटोक्लेव देखा था। ऑटोक्लेव का क्या बेसिकली पर्पज होता है, वो क्या किसके लिए यूज होता है, स्टीरिलाइजेशन के लिए यूज होता है। किस किस चीज की स्टीरिलाइजेशन के लिए यूज होता है, कोई भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, ड्रेप्स है, गम्स है, वटएवर जो भी चीज है उसकी स्टीरिलाइजेशन के लिए यूज होता है। तो अब हम उसको क्या कहते थे कि वो 100% माइक्रोवेव फ्री है या 99% फ्री होता है? कोई बता सकते हैं इसमें से? जब हम स्टीरिलाइजेशन की बात करते हैं तो तब हम क्या बात करते हैं कि ये 100% माइक्रोब्स फ्री है।
बट जब हम डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक इन चीजों की बात करते हैं तब हम उनको ये नहीं कह सकते कि ये 100% माइक्रोब्स फ्री है। ओके, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? आफ्टर स्टीरिलाइजेशन एब्सोल्युटली नो जर्म मीन यहाँ पे 0.0001% भी इंफेक्शन के चांसेस नहीं होंगे। ओके, एग्जांपल के अंदर क्या आ जाता है कि ऑटोक्लेव के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि इसके कौन से दो चैम्बर होते हैं? स्टीम चैम्बर एंड इंस्ट्रूमेंट चैम्बर। स्टीम चैम्बर के अंदर क्या होता है? स्टीम बनती है, जब स्टीम हमारी बन जाती है तब हम क्या करते हैं, उसको उसके जो इंस्ट्रूमेंट चैम्बर है स्टीम को वहां पे छोड़ा जाता है। स्टीम को वहां पे छोड़ने के बाद कितना टेम्परेचर हमने डिसाइड किया था कि कितना रखते हैं उस वक्त टेम्परेचर? 45 टेम्परेचर, 121 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम 30 से 40 मिनट तक उसको इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं तो वो क्या होते हैं? प्रॉपर्ली स्टीरिलाइज हो जाते हैं। हाँ, अगर हम ये कहें कि अगर हमें कम टाइम रिक्वायर है या हमारी सर्जरी को हमें देर हो जाए तो हम क्या करते हैं? हमारा जो टेम्परेचर होता है इसको इंक्रीज करते हैं। टेम्परेचर का टाइम के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। जब हम 121 डिग्री सेंटीग्रेड से 145 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह जाते हैं तब हम 30 से 40 मिनट में रखने की बजाय हम 15 मिनट में ही हमारा काम हो जाता है। हमारे जो इंस्ट्रूमेंट या ड्रेप्स, गाउन जो भी होते हैं वो प्रॉपर्ली स्टीरिलाइज हो जाते हैं। देन ड्राई हीट। ड्राई हीट किसके अंदर यूज होती है? ऑब्वियस सी बात है, हॉट एयर ओवन के अंदर यूज होते हैं। हॉट एयर ओवन भी किसके लिए पर्पज के लिए यूज होता है? स्टीरिलाइजर। अब जिन इंस्ट्रूमेंट को हम स्टीरिलाइजर के अंदर स्टीरिलाइज नहीं कर सकते, मीन वो गैस वगैरह इन चीजों के बनने होते हैं, उनको हम किस में करते हैं? हॉट एयर ओवन के अंदर हम स्टीरिलाइज करते हैं। ओके, इस साइज में किसी को कोई इश्यू, कोई चीज पूछने वाली हो इसके अंदर? जी, हॉट एयर ओवन, आपके घर में ओवन है? अगर नहीं भी है, आपने ओवन देखा हुआ तो होगा। ओवन के अंदर कौन सी हॉट एयर यूज की जाती है? उसके अंदर जो हीट, जो एयर अंदर दाखिल हो रही होती है, जब हमारी उसके अंदर पेट मूव कर रही होती है उसके अंदर एयर होती है जो क्या क्या होती है? वार्म होती है, गर्म होती है, उससे हमारा जो खाना वगैरह जो भी चीज हम करते हैं इसके अंदर भी यही होता है कि जो इसके बेसिकली डिफेंस दोनों के अंदर क्या है कि ऑटो केव के अंदर हम कौन सी यूज कर रहे हैं? स्टीम यूज कर रहे हैं। स्टीम में क्या होती है? नमी होती है। क्योंकि हमने सबसे पहले हमने क्या कहा था? ऑटो केव को यूज करना भी है तो सबसे पहले हमने उसका वाटर लेवल चेक करना था। यही बात हमने कल डिस्कस की थी। अब जो ड्राई हीट एयर ओवन है जिसके अंदर हम वाटर वगैरह का कोई सीन नहीं होता, इसके अंदर हमें जस्ट जो एयर होती है उसी के थ्रू ही हमने स्टीरिलाइजेशन करनी होती है। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर वाटर यूज हो रहा है, इसके अंदर एयर यूज हो रही है जस्ट। ओके, देन सेकंड टर्म हमारी क्या है? बैक्टीरियोस्टेसिस। बैक्टीरियोस्टेसिस का हम फर्स्ट लेक्चर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक होता है बैक्टीरियोस्टेसिस, दूसरा होता है बैक्टीरियोसाइड मीन बैक्टीरियोसिड। जब स्टेसिस का वर्ड जहां भी यूज हो जाता है उसका मीन होता है इनहिबिट करना, रोक देना। क्या मैंने कहा है कि क्या मतलब होता है इसका? इनहिबिट करना, ना कि किल करना। किल करना इसका मकसद नहीं है। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है उसको या तो फिर स्टॉप कर देना या स्लो कर देना इसका मकसद होता है। किल करना बैक्टीरियो जो बैक्टीरियोस्टेसिस होता है उसका मकसद नहीं होता। अब हम देख लेते हैं कि ये कौन से लैंग्वेज का वर्ड है? ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ओके, बैक्टीरियो का क्या मतलब है? बैक्टीरिया, ऑब्वियस सी बात है। स्टेसिस का मीन क्या होता है? कि स्टेट ऑफ स्टैंडिंग स्टेट मीन शॉकिंग रहना। ओके, या हम इसको दूसरा नाम दे सकते हैं इनहिबिशन मीन इनहिबिट कर देना, उनकी ग्रोथ को रोक देना। दोबारा मैं वही बात कर रहा हूँ, उनके ग्रोथ को रोक देना हमारा पर्पज है बैक्टीरियोस्टेसिस के अंदर। उनको उनके स्पोज या उनको किल कर देना ये हमारा मकसद नहीं है बैक्टीरियोस्टेसिस के अंदर। हम इसकी डिफाइन देख लेते हैं कि बैक्टीरियोस्टेसिस इज अ कंडीशन। कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है कि इन विच बैक्टीरिया ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, चाहे उनकी रिप्रोडक्शन है या ग्रोथ है, और इनहिबिट उसको क्या किया जाता है? इनहिबिट किया जाता है, स्टॉप किया जाता है या स्लो किया जाता है विदाउट नेसेसरी किलिंग दी ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को मारे बगैर उनकी ग्रोथ को रोक देना। फॉर एग्जाम्पल, जो अब हम घर में कोई रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, फ्रिज फ्रिज जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर भी यही बैक्टीरियोस्टेसिस का ही प्रोसेस हो रहा होता है। जब हम अपनी खुराक वगैरह खाना उसके अंदर रखते हैं तो वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्लो कर देता है। इसी वजह से एक ही खाना हमारा 2-2 4-4 दिन चल जाता है। ओके, बैक्टीरियोसाइड हमने कौन सी दो टर्म डिस्कस की थी? बैक्टीरियोस्टेसिस एंड बैक्टीरियोसाइड या बैक्टीरियोसिड। बैक्टीरियो मीन बैक्टीरिया, साइड जो वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। जब हम स्टेसिस की बात की थी वो किस लैंग्वेज का वर्ड था? ग्रीक का था। बट जो साइड वर्ड है ये किसका है? लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। उसका क्या मीन होता है? तो किल करना।
बैक्टीरियोस्टैसिस में हमारा क्या मकसद था, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करना। बट जो बैक्टीरियोसाइड में हमारा क्या बेसिकली पर्पज है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को बिल्कुल ही खत्म कर देना, उनको किल कर देना हमारा मकसद होता है। ओके, हम इसकी डिफाइन दे देते हैं कि बैक्टीरियोसाइड इज एनी सब्सटेंस और एजेंट, कोई भी सब्सटेंस है या एजेंट है, किस लिए यूज होता है, दैट किल बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया को बिल्कुल ही किल कर देता है, नॉट जस्ट इनहिबिटिंग देयर ग्रोथ, उनकी सिर्फ ग्रोथ को ही नहीं रोक देता बल्कि उनको बिल्कुल जड़ से ही उनको किल कर देता है। इससे ऐड में किसी को कोई इश्यू, बैक्टीरियोस्टैसिस और बैक्टीरियोसिडे के अंदर कौन डिफरेंस बताएगा, दिवाज। ओके, बैक्टीरियोस्टैसिस उसको रोक देते हैं, जिससे वो डाउन कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इन्हीं दोनों का ही डिफरेंस बताया गया है, देख लेते हैं क्या होता है बैक्टीरियोस्टैसिस एंड बैक्टीरियोसाइड। सबसे पहले हम देख लेते हैं बैक्टीरियोस्टैसिस कौन सी लैंग्वेज का वर्ड था, ग्रीक का था। उसका क्या मतलब था कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर दे। बैक्टीरियोसाइड ये किस लैंग्वेज का वर्ड था, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड था। उसका क्या मतलब था कि बैक्टीरिया की बिल्कुल ही किल कर देगा उसको। ओके, बैक्टीरियोस्टैसिस क्या है, इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरिया ग्रोथ, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट कर देना, एंड रिप्रोडक्शन, उसकी रिप्रोडक्शन की जो सहायता है उसको रोक देना, विदाउट किलिंग देम, उनको मारे बगैर उनकी रिप्रोडक्शन है या चाहे उनकी ग्रोथ है, उन दोनों को क्या करना है, इनहिबिट कर देना है, स्टॉप कर देना है या स्लो डाउन कर देना है। ये हमारा बेसिकली पर्पज है। ओके, बैक्टीरियोसाइड के अंदर हमारा क्या पर्पज होता है, कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन और किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बिल्कुल ही बैक्टीरिया को डिस्ट्रक्ट कर देना, उनको खत्म कर देना या उनको मार देना हमारा बेसिकली पर्पज होता है। ओके, बैक्टीरिया पर इसका क्या इफेक्ट होता है, बैक्टीरियोस्टैसिस के अंदर ग्रोथ स्टॉप, ग्रोथ उनकी क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, स्लो हो जाती है, बट बैक्टीरिया रिमेन अलाइव, बैक्टीरिया जिंदा रहते हैं, बट उनकी जो रिप्रोडक्शन की सलाहियत होती है वो क्या हो जाती है, या तो रुक जाती है या स्लो हो जाती है। ओके, बैक्टीरियोसाइड के अंदर क्या होता है कि बैक्टीरिया और कीट बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं, इरेडिकेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ओके, अगर हम रिवर्सिबिलिटी की बात करें, अगर आपके माइंड में क्या आता है कि कौन सा बैक्टीरिया जिसको हमने बिल्कुल ही किल कर दिया वो दोबारा से जनरेट हो जाएगा, या जिसको हमने रोक दिया था, स्लो डाउन कर दिया था, जिसको रोक दिया था, बिल्कुल ऐसे ही है कि जो कि बैक्टीरियोस्टैसिस है वो क्या होते हैं, रिवर्सिबल होती है। जब उनको उनकी मर्जी की कंडीशन मिल जाती है तो वो क्या हो जाते हैं, पहले उनकी जो रीजनरेशन थी, रिप्रोडक्शन थी, स्लो डाउन हो गई थी, तो वो दोबारा रीग्रो कर आएंगे, दोबारा उनकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। बट बैक्टीरियोसाइड के अंदर, जिसके अंदर हमने उनको बिल्कुल ही मार दिया था, तो मरा हुआ इंसान तो जिंदा नहीं हो सकता ना। बिल्कुल इसी तरह वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या बैक्टीरिया की हम बात करें, इसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नहीं जिक्र करेंगे, क्योंकि हम बात ही क्या कर रहे हैं, बैक्टीरियोसाइड, तो हम जस्ट किसकी बात करेंगे, बैक्टीरिया की ही बात करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो कोई भी हो सकता है ना, फंजाई, वायरस, प्रोटोजोआ, कोई भी हो सकता है ना, बट हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि कौन सी चीज है, बैक्टीरिया। ओके, एग्जांपल के अंदर क्या आ जाता है कि टेट्रासाइक्लिन जो कि एंटीबायोटिक है, पर वो किसके पर्पज के लिए यूज होती है, बैक्टीरियोस्टैसिस के लिए। रेफ्रिजरेशन भी बैक्टीरियोस्टैसिस के लिए यूज होता है। बट जो बैक्टीरियोसाइड है, जो पूरी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं, वो कौन सी एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन। और भी हो सकती है, बट यहाँ पे एक ही एग्जांपल हमने दिया है। यहाँ इस साइड में किसी को कोई इशू। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइम्स की तरफ मूव करते हैं कि सेप्सिस। फर्स्ट लेक्चर में ही हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि सेप्सिस किसे कहते हैं। कहीं पर भी जब भी कोई इंफेक्शन होगा, हमें नहीं पता कि वो इंफेक्शन किस वजह से हुआ है, वो आगे जाके कौन सी डिजीज काज करेगा, बट वहां पे इंफेक्शन हुआ है, हमें ये पता है। जब कहीं पर भी इंफेक्शन की बात आएगी तो कौन सा वर्ड पहले यूज करेंगे, यहाँ पे क्या हुआ है, सेप्सिस है। सेप्सिस के अंदर क्या है, सीरियस इलनेस है। उसके अंदर होता है क्या, दैट हैपन व्हेन बॉडी रिस्पॉन्स, जब हमारी बॉडी का, हमें पता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो हमारी बॉडी का अपना डिफेंस सिस्टम है ना, सो जो बॉडी हमारी इम्यूनिटी वगैरह वो क्या करेगी, उसके क्या करेगी, फाइट करने की कोशिश करेगी। अगर हमारी बॉडी का अपना ही रेस्पॉन्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, मीन इतना इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर आया नहीं था जितना हमारी बॉडी ने उसके खिलाफ रेस्पॉन्स शो किया, तब क्या होगा, वहां पे क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, हमारे जो ऑर्गन टिश्यू वगैरह हो जाएंगे, डैमेज होंगे। तो इस केस में हम उसको क्या नाम देंगे, सेप्सिस। सेप्सिस को हम क्या क्या नाम दे सकते हैं, जब कोई भी इंफेक्शन हुआ, इंफेक्शन होने के साथ साथ हमारी बॉडी का जो रिएक्शन था, हमारी बॉडी का जो रिस्पॉन्स था वो हार्मफुल था, मीन आउट ऑफ कंट्रोल था। एक तो होता है कि जितना इंफेक्शन आया जस्ट उतना ही रिस्पॉन्स करके उसको खत्म करना है, और अगर उसको उसी वक्त खत्म कर देंगे तो फिर तो सेप्सिस होगा ही नहीं, इन्फेक्शन होगा ही नहीं, जब हमारी बॉडी खुद ही उसको खत्म कर देगी।
जब हमारी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, ज्यादा रिस्पॉन्स देना शुरू कर देगी, तो वहां पे हमने ये भी पढ़ा हुआ है कैंसर होता क्यों है। जब अनकंट्रोल डिवीजन होने शुरू हो जाती है, जब कोई भी इंफेक्शन आता है, हमारी बॉडी ज्यादा रिस्पॉन्स देना शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है, सेल जो होता है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, वो नॉर्मल से ज्यादा रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी इंफेक्शन आया है, हमारी जो बॉडी है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, उसका जो रिस्पॉन्स था वो ज्यादा हो गया, तो क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, बॉडी का जो टिश्यू ऐसा है वो डैमेज होंगे। तब उस केस में उसको क्या नाम देंगे, सेप्सिस का नाम देंगे। कोई इश्यू इसकी साइड में किसी को, स्पीड मेरी ज्यादा तो नहीं है। ओके, इन्फ्लेमेशन किसे कहते हैं, इट्स द बॉडी नेचुरल डिफेंस रिएक्शन। इंफॉर्मेशन क्या होती है कि बॉडी का अपना ही नेचुरल डिफेंस रिएक्शन है व्हेन समथिंग इज रॉन्ग। अगर बॉडी के अंदर कुछ भी गलत हुआ है, फॉर एग्जांपल कोई इंफेक्शन हुआ है, इंजरी हुई है, इरिटेशन हुई है, तो साफ जाहिर है हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्स करने की कोशिश करनी है। हमारी बॉडी जब उसको रिस्पॉन्स करेगी, कैसे रिस्पॉन्स करेगी, वो वहां पे क्या करेगी, बॉडी उस एरिया को इन्फ्लेमेट करेगी। जब इन्फ्लेमेट करेगी तो जो सिग्नल होंगे कहाँ पे जाएंगे, हमारे माइंड की तरफ जाएंगे। हमारे माइंड क्या करेंगे, हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, उसको एक्टिवेट करेंगे कि इस जगह पे एंटीबॉडीज भेजे। एंटीबॉडीज जब वहां पे भेजेंगे, वो क्या करेगा, फाइट करने की कोशिश करेगा। कब इंफ्लेमेशन होती है, जब हमारे बॉडी का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म ऑन हो जाता है। तो जब कब ऑन होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी गलत हो रहा होता है, मीन जब कोई इंजरी हो रही होती है, कोई इंफेक्शन होता है, कोई इरिटेशन हो रही होती है। ओके, हम इसको कैसे देख सकते हैं, थिंक ऑफ इट एज दी बॉडी अलार्म सिस्टम। हम इसको इंफॉर्मेशन को एक तरह से अपनी बॉडी का अलार्म सिस्टम भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने क्या बात की थी कि जब कोई भी इंफेक्शन आया है, कोई भी चीज गलत हुई है, तो हमारी बॉडी ने क्या किया है, अपना नॉर्मल जो मैकेनिज्म है उसको ऑन किया है ना। इस वजह से हम उसको क्या कह रहे हैं कि हमारी बॉडी का अलार्म सिस्टम भी कह सकते हैं। अलार्म सिस्टम क्या काम करता है कि हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको बताता है कि बॉडी के अंदर ये कुछ कोई चीज गलत हो रही है, ये बताता है क्या गलत हो रही है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया। वो जब इम्यूनिटी, हमारा जो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, हमारी जो एंटीबॉडी एक्टिवेट होंगी, वो जाके देखेंगे कि वहां पे हुआ क्या है सही। ओके, जब इंफॉर्मेशन होती है तो क्या होता है, हमारे हैंड पर किसी भी चीज जगह पे जब इंफॉर्मेशन होती है, सबसे पहले क्या होता है, वो एरिया जो होता है रेड हो जाता है। ऐसे होता है, रेड होने के साथ साथ वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, सूज जाता है, वहां पे पेन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। जब पेन की सेंसेशन होती है, तब हमारे माइंड तक सिग्नल जाते हैं, वो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट करता है। ओके, उसके अलावा भी क्या है कि एक्स्ट्रा ब्लड एंड इम्यून सेल रश इनटू द फाइट। जहाँ पे भी कोई इंफेक्शन या इंजरी हुआ है, तो वहां पे हमारी जो ब्लड सप्लाई होती है, क्या हो जाता है, इसके कहने का क्या मकसद है कि वहां की जो ब्लड सप्लाई है वो ज्यादा हो जाती है। तो हमारी जो ब्लड है, ये इम्यून से है, इम्यून से वहां पे क्यों ज्यादा होगी, कोई बता सकता है मुझे। कहीं पर भी इंजरी हुई है, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो एक्टिवेट हुआ है, वो वहां पे अपनी एंटीबॉडीज भेजेगा, वहां पे जिसको फाइट करवाएगा। तो वो क्यों वहां पे भेजता है इम्यून से। वैसे भी तो हमारे ब्लड के अंदर है ना, इन्फोसाइट है, व्हाइट ब्लड सेल, ये चीजें हमारे ब्लड के अंदर है ना। तो वो भी तो अपना काम कर सकते हैं, वहां पे ज्यादा भेजने का क्या मकसद हो सकता है। हाँ जी, वजी वजह से। क्योंकि कहीं पर भी अगर इंजरी हुई है तो हमारी बोन, हमारे मसल एक्सपोज हो गए। हमें पता है कि जब हमारे जो इनर साइड है स्किन की, वो एक्सपोज हो जाती है, तो वो क्या होता है, बैग मुझे मार मारा काम होता है कि इन्फेक्शन जो जर्म होते हैं, जो बाहर पहले अगर हमारी स्किन पर भी अगर फॉर एग्जाम्पल है, हमारी वो हिफाजत कर रहे हैं, हमारी स्किन पर जो हमारा नॉर्मल फ्लोरा में स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टिफेरियस है, वो हमारे नॉर्मल फ्लोरा में मौजूद है। बट जब हमारी बॉडी एक्सपोज हो जाती है, तो वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वही बैक्टीरिया जब अंदर जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, डिजीज काज करते हैं। ओके, इससे आगे में किसी ने कोई चीज पूछनी हो। ओके, जी सर। ओके सर। ओके सर। ओके ओके ओके। ये ये आप लेके जा रहे हैं। ओ, ये तो ओके ओके सर।
ओके, हम अपनी नेक्स्ट टर्न की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टर्न क्या है हमारी? एंटीजन। ओके, बेसिकली कहीं पर भी अगर एंटी का वर्ड यूज होता है तो हमें क्या मतलब माइंड में आता है कि अगेंस्ट। जैसे एंटीबायोटिक्स था, ये चीजें थी तो वो किसके बायोटिक वगैरह बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज हो रही थी। बट एंटीजन के साथ जो एंटी का वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे इसका मीन अगेंस्ट नहीं है, इसका मीन क्या है? एंटीबॉडी। एंटी मीन एंटीबॉडी, जीन जन का क्या मतलब है? हमने पैथोजन के बारे में भी पढ़ा था कि पैथो मीन इन्फेक्शन, जन मीन प्रोड्यूसर। मीन इन्फेक्शन जो प्रोड्यूसर थे उनको हमने पैथोजन का नाम दिया था। जहाँ यहाँ पे जन का कोई मकसद मिलेगा कि प्रोड्यूसर। अब हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एंटीबॉडी प्रोड्यूसर आई नाउ एज एंटीजन। यहाँ पे हम एंटी का मीन अगेंस्ट में नहीं रह रहे। मैंने पहले यही बात की थी कि नॉर्मली हम एंटी का क्या मीन लेते हैं? अगेंस्ट लेते हैं। बट एंटीजन के साथ जो अब यूज हो रहा है तो हम यहाँ पे इसका मीन अगेंस्ट नहीं लेंगे, इसको हम किस टाइम में लेंगे कि ये एंटीबॉडी। एंटी मीन एंटीबॉडी, जन मीन प्रोड्यूसर, मीन एंटीबॉडी प्रोड्यूसर आर नाउन एज एंटीजन। ओके, डिफाइंड यही लिखी हुई है कि एंटीजन इज एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस ये हो सकता है दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एज फॉरेन बॉडी। कोई भी सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में नया, बॉडी को मालूम होता है कि ये कोई नई चीज हमारी बॉडी के अंदर आई है या बाहर से कोई चीज अंदर आई है, तो वो किस में सेंस में होता है कि ये कोई ना कोई एंटीजन आया, मीन ये कोई ना कोई इन्फेक्शन फैलाने ही आया। ओके, एंटीजन इज एनी सब्सटेंस दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एज फॉरेन बॉडी। फॉरेन बॉडी के तौर पे हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करती है। कौन रिकॉग्नाइज करेगा? हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करेगा। वो अब हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करेगा? ट्रिगर करेगा। ट्रिगर करेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या होगा? एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करेगा, मीन उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज बनाएगा। एंटीबॉडी का क्या काम होता है? वो एंटीजन के अगेंस्ट क्या करती है? काम करती है, मीन उसके अगेंस्ट फाइट करती है। ओके, एंटीजन में कोई चीज पूछने वाली? एंटीबॉडी को हम देख लेते हैं, फिर हम इन दोनों को आपस में कोरिलेट करेंगे। एंटीबॉडीज, अब यहाँ पे एंटी का वर्ड हम उसी सेंस में लेंगे कि क्या है? अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? बॉडी। बॉडी कोई कोई भी हो सकती है, फॉरेन बॉडी हो सकती है। फॉरेन बॉडी का क्या मतलब है? कोई भी चीज बाहर से हमारी बॉडी के अंदर आई। जब कोई भी चीज बाहर से हमारे बॉडी के अंदर आएगी, उसके अगेंस्ट जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट जो चीज बना रही है उसको क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। ओके, इसका क्या मीन हो सकता है? सब्सटेंस विच आर यूज अगेंस्ट फॉरेन बॉडी, जो कि फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट जो भी सब्सटेंस यूज हो रहा है उसको क्या नाम दे रहे हैं? एंटीबॉडी का नाम दे रहे हैं। इसको हम स्पेशल प्रोटीन भी, प्रोटीन तो डिफरेंट टाइप की होती है हमारी बॉडी के अंदर, बट जो हमारी प्रोटीन एंटीबॉडी बनाने में यूज हो रही है हम उसके बारे में बात करें कि ये क्या है? स्पेशल प्रोटीन है मेड बाय इम्यून सिस्टम, जिनको कौन बनाता है? हमारा इम्यून सिस्टम बनाता है। जब भी कोई इंफेक्शन हमारी बॉडी में आया, उसने क्या किया? हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर किया। हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करेगा तो वो क्या बनाएगा? हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाएगा। एंटीबॉडी क्या करेगी? जाके उस इंफेक्शन के अगेंस्ट जाके फाइट करेगी। ओके, स्पेशल प्रोटीन मेड बाय द इम्यून सिस्टम। स्पेशल प्रोटीन होती है जो इम्यून सिस्टम से बनी होती है, इम्यून सिस्टम उनको बनाता है। दैट रिकॉग्नाइज एंड न्यूट्रलाइज एंटीजन। अब यहाँ पे एंटीबॉडी का काम बताया जा रहा है कि एंटीबॉडी क्या काम करती है? जो एंटीजन या डिजीज काजिंग सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर आया है उसको पहले रिकॉग्नाइज करेगी। रिकॉग्नाइज करने के बाद उसको न्यूट्रलाइज करेगी, मीन उसकी जो डिजीज काजिंग जो एबिलिटी है उसको कम करने की कोशिश करेगी, उसको खत्म करने करेगी कि ये डिजीज ना काज कर सके। जी मैडम, कोई क्वेश्चन है आपका? जस्ट जस्ट अ मिनट। ओके, अब वो एंटीजन बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, टॉक्सिन सब्सटेंस कोई भी हो सकता है वो। ओके, दे एक्ट लाइक दी बॉडी गाइडेड मिसाइल। जब भी कोई आजकल जो भी लड़ाई करनी होती है, फाइट करनी होती है, किससे की जाती है? गन से, मिसाइल वगैरह से की जाती है। बिल्कुल इनको भी हमारी बॉडी का क्या कहा जाता है? मिसाइल कहा जाता है। कि कहीं भी इंफेक्शन आता है तो हमारी बॉडी उसको गाइड करके भेजती है कि आपने इस जगह पे जाके अपना जो है फाइट जाके करनी है, अपना मिसाइल इस जगह पे जाके भेजना है। इस जगह पे आपके जो भी एंटीजन या डिजीज काजिंग सब्सटेंस यहाँ पे एंटर हुआ है, आपने इस जगह पे ही जाके उसको गाइड पहले किया जाता है। वो गाइड कौन करता है? हमारा इम्यून सिस्टम उसको गाइड करता है। ओके, अब आप देखेंगे कि एंटीबॉडीज कौन सी हो सकते हैं, आपसे आइडिया है आज आपका आज की। ओके, एंटीबॉडीज डिफरेंट टाइप की हो सकते हैं, आपकी बुक्स के अंदर भी ये चीजें लिखी हुई है। ओके, एंटीबॉडी जी। एंटीबॉडी जी जो होते हैं मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी ऑफ द बॉडी। हम हमारे ह्यूमंस के अंदर, इंसानों के अंदर सबसे कॉमन कौन सी एंटीबॉडी है? एंटीबॉडी जी, जो क्या करती है? हमें प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट इन्फेक्शन। एंटीबॉडी जो भी है उसका क्या काम है? हमें इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या कर रही होती है?
प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होती है। ओके, एंटीबॉडी ये कहाँ पाई जाती है? फॉर्म इन सलाइवा, सलाइवा के अंदर पाई जाती है। तेज जो आप आंसू बहाते हैं उसके अंदर एंटीबॉडी होती है। ब्रेस्ट मिल्क, जब बच्चा छोटा सा होता है उसके अंदर अपनी तो इम्यूनिटी नहीं होती ना, इसलिए कहा जाता है कि बच्चे को 2 साल तक मदर फीडिंग करवानी चाहिए। उसका बेसिकली पर्पज क्या होता है कि वहाँ जो ब्रेस्ट मिल्क जो होता है, जो मदर का दूध होता है, उसमें क्या होती है? इम्यूनिटी होती है। वो इम्यूनिटी क्या करती है? वहां से मदर से किस में जाती है? बच्चे के अंदर जाती है और बच्चे का इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है कि बच्चा भी खुद अब इंफेक्शन के आगे से लड़ सके। ओके, एंटीबॉडी एंटीबॉडी जो होती है, हमें जो भी एलर्जिक रिएक्शन होता है, एलर्जिक रिएक्शन हमें फॉर एग्जांपल डस्ट से एलर्जी है किसी को, या किसी को हमने कोई इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन ही कोई रिएक्शन करेंगे। मोस्ट कॉमन जो होता है, हम जब आईएम इंजेक्शन देते हैं वो रिएक्शन कर जाता है। रिएक्शन करने की वजह से अगर हम उसको डाइटाइड मस्से में लगा रहे थे, डाइटाइड मस्से में कहने का मकसद ये है, अगर हम उसको बाजू पे लगा रहे थे तो क्या होता है? पूरा बाजू ही फट जाता है। वो इंजेक्शन क्या कर जाता है? रिएक्शन कर जाता है। अगर हम उसको हमारे बटक में लगा रहे हैं तो हमारे इसके उनके साथ कौन सी नर्व गुजरती है? किसी को पता है? शैटिक नर्व गुजरती है हमारी बटक के पास से। वो अगर इंजरी हो जाए तो आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा कि इतना दर्द होता है, जिस तरह कोई छुरी घोंप रहा हो निकाल रहा हो, छुरी घोंप रहा हो निकाल रहा हो, इतना दर्द होता है। अगर आपने जो उसकी जो करेक्ट साइट है वहां पे अगर आपने इंजेक्शन नहीं लगाया तो आईएम इंजेक्शन लगाना बहुत आसान काम है। कोई भी लगा सकता है। देखते हैं, हाँ भाई इससे बेहतर ये लगा ली तो मैं भी लगा सकता हूँ। होते हैं ना कुछ लोग फंडे का बनने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये कौन सा मुश्किल काम है, बस क्या किया है कि सिरिंज लगाई है और इंजेक्शन लगा दिए, ऐसे लगता है। बट ये चीज मैटर नहीं करती। ये चीज मैटर करती है कि उसकी जो करेक्ट साइट है वो कौन सी है, कौन सी साइट को हम सेफ फीड कर सकते हैं, पेशेंट के लिए सेफ हो सकती है। ओके, एलर्जिक रिएक्शन जब भी होगा तो कौन सी एंटीबॉडी हमारी जो प्रोड्यूस होगी? एंटीबॉडी, एंटीबॉडी एम जो होता है, ये फर्स्ट एंटीबॉडी मेड ड्यूरिंग इन्फेक्शन। हमें कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, हम ये स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि हमें इसकी वजह से हुआ है, इंजरी की वजह से हुआ है, एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हुआ है, या जिसकी वजह से हुआ है, बट इन्फेक्शन हुआ है। अगर कोई भी इन्फेक्शन अगर हुआ तो उस वक्त उसी वक्त एट दिस स्पॉट कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी? एंटीबॉडी एम प्रोड्यूस होगी। देन यार्स पे आ जाते हैं एंटीबॉडी डी, जो कि है को एक्टिवेट बीटा सेल। बीटा सेल को ये एक्टिवेट करती है। बीटा सेल किससे बने होते हैं? व्हाइट ब्लड सेल से बने होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल किसका हिस्सा होते हैं? हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि ये बीटा सेल को एक्टिवेट करती है। बीटा सेल जब एक्टिवेट होते हैं ये व्हाइट ब्लड सेल को एक्टिवेट करेगी। व्हाइट ब्लड सेल जब एक्टिवेट होंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, और जब हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो वो क्या करेगा? एंटीबॉडी बनाएगा। एंटीबॉडी क्या करेगी? वहां पे जाके फाइट करना स्टार्ट कर देगी। ओके, ये हमारा आज का एक्सरसाइज था। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी चीज समझ ना आई हो तो वो पूछ सकता है। जी, कौन?